ये जो सेबी के फैसले आए ना उस पर ज़रा डिटेल में बातचीत कर लेते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्विरिस कैपिटल के एमडी और हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भावेश शाह जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। भावेश सर, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? बढ़िया सर, बढ़िया। सर, मैं आपसे ना जो सबसे बड़ा फैसला हुआ है, जो वाइडली एंटिसिपेटेड भी था कि बड़े बड़े कुछ आईपीओ हैं जो कि इंडियन मार्केट्स में एंटर करना चाह रहे हैं और उनके लिए वो जो 5% अगर मिनिमम पब्लिक ऑफर भी लाना है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स जियो प्लेटफॉर्म इन द लाइक्स ऑफ टाटा कैपिटल। तो उस लिहाज से सर, ये जो आईपीओ को लेकर फैसला आया, चाहे वो मिनिमम ऑफर साइज का हो या फिर वो एमपीएस वाली बात भी हो, जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डिंग जो है उसके लिए जो ईज ऑफ किया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं सर, मार्केट के लिहाज से भी और कुछ स्टॉक्स के लिहाज से भी? जी देखिए, ये जो सेबी जो है ना, ये टाइम के साथ चलते चलते बहुत प्रोग्रेसिव है। एंड ये जो रूल्स पहले जो निकाले गए थे, ये काफ़ी उस टाइम के साइज को लेके किया गया था। अभी जो है कंपनी की साइज बढ़ रही है। अभी जो है उनके वैल्यूएशंस बढ़ रहे हैं। एंड उनकी मतलब दिस आर वेरी बिग गुड क्वालिटी आईपीओज विच आर कमिंग, ये जो मार्केट में आएंगी। तो उनके उनको मद्देनजर पे रखते हुए सेबी ने कहा है कि बड़े इश्यूज आएंगी, तो वी आर रिड्यूसिंग द एमपीएस, विच इज द पब्लिक ऑफर हम लोग करना चाहते हैं। और जो उनको एमपीएस के लिए जो टाइम लगना चाहिए, वो इंस्टेड ऑफ 3 इयर्स 5 इयर्स उनको थोड़े बड़े बड़े इश्यूज के लिए उन्होंने 10 इयर्स कर दिया है। तो ये जो ये आई थिंक ये टाइम को मद्देनजर हुए, करंट सिनेरियो को देखते हुए सेबी का जो स्टेप है वो बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत अच्छा है। दैट इज व्हाट वी फील। ठीक है सर, अगर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक या फिर अपकमिंग आईपीओस की बात करें, जिसमें जियो प्लेटफॉर्म्स हुआ या फिर टाटा कैपिटल हुआ, उनके लिए आप कितनी राहत की बात देखते हैं? ये जो नॉर्म्स ईज ऑफ किए गए हैं और लिस्टिंग होने के बाद भी जो जो जितने ज़्यादा बड़े साइज वाली कंपनीज हैं उनको जितना टाइम मिलता था मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मीट करने के लिए, वो टाइमलाइन सी और आगे एक्सटेंड की गई हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सब जियो प्लेटफॉर्म है, टाटा कैपिटल है, जो ये सारी जो बड़ी कंपनीज हैं, ये इनकी साइज बहुत बड़ी हो गई है। तो अगर ये जो पहले के नॉर्म्स लगाए गए थे, तो उनके जो साइजेस आईपीओ के साइजेस होते थे तो बहुत बड़े हो जाते थे आईपीओ साइजेस। जो मार्केट एब्जॉर्ब कर पाए कि ना कर पाए, दैट वाज इट वाज अ चैलेंज, सो ये अगर देखना चाहें कि अगर सबसे बड़ा इशू जो अपना रहा है इंडिया में, दैट हैज बीन 27,000 करोड़ का इशू था, 28,000 करोड़ का इशू था हुंडई मोटर का। जी। अगर हम किसी कंपनी का वैल्यूएशन अगर 10 लाख करोड़ होए और हम उसको बोले कि आप 5% पे करिए, तो इट विल बी 50,000 करोड़ इशू, 50,000 करोड़ का इशू हो जाएगा। तो ये मार्केट एब्जॉर्ब होने में वो चैलेंज हो जाएगा, गिवन द मार्केट सेंटिमेंट, गिवन द चैलेंज साइकिल्स इन द मार्केट, वो चैलेंजिंग हो जाएगा। तो उसके लिए ये दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये बड़े इश्यूज आते ही नहीं, आ ही नहीं सकते थे मार्केट में। तो ये जो स्टेप सेबी का है वो काफी पॉजिटिव है। एंड मेरे हिसाब से ये जो रिलैक्सेशन दिया है सेबी ने कंसल्टेशन पेपर के द्वारा, ऐसे जो थॉट प्रोसेस है अभी ये, तो वेन एवर द थॉट प्रोसेस इज कमिंग इन, आई थिंक ये जो 10 इयर्स का जो दिया है टाइमलाइन, दैट्स अ वेरी गुड टाइमलाइन, सो दैट वो जो बोलते हैं ना हम लोग, स्टॉक ओवरहैंग होता है, दैट रिलीफ हैपन्स। नहीं तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि स्टॉक ओवरहैंग मतलब क्या, कि स्टॉक बेचने को लोग आ जाएंगे। ये जो प्रोमोटर्स है उनको एमपीएस के द्वारा क्राइटेरिया मीट करने के लिए उनको तो सेल करना पड़ेगा, तो वो 3 साल के अंदर आ जाएंगे। बट उनको अभी ये 5 या 10 साल का टाइम दिया है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, विच इज अ वेरी गुड रिलैक्सेशन। लेट द मार्केट, let the stock trade on its own, discover market cap, and slowly the dilution will come to 25%. So that again is a very good relaxation that SEBI is thinking about. ओके, ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कंपनियों के लिए तो राहत है ही है, जो बड़ी साइज़ के आईपीओस आने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ निवेशकों के लिए भी एक ओवरहैंग खत्म हो जाता है कि कोई बड़ी बिकवाली ना आ जाए, बड़ा स्टेक बिकने के लिए ना आ जाए। तो निवेशकों के लिए भी जो पैसा लगाना चाहते हैं अच्छी कंपनियों में, उनके लिए भी एक राहत की बात है। कुछ और फैसलों की बात की जाए सर, तो एक एफपीआई जो कि
लंबे समय से नाराज़ चल रहे हैं, हमारे इंडियन मार्केट्स में लगातार बिकवाली कर रहे हैं, एक उनको भी राहत देने की या फिर उनको वापस भारत बुलाने के लिए, उनका निवेश बढ़ाने के लिए कुछ फैसले लेने की कोशिश की गई है। जो रेगुलेशंस हैं एफपीआई से जुड़े हुए, उनमें कुछ बदलाव है जो कि इस बोर्ड बैठक में अप्रूव किए गए। स्पेशली जो आईएफएससीज के ज़रिए भारतीय मार्केट में निवेश करते हैं एफपीआईज, उनके लिए नियमों को आसान किया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में स्पेशली कुछ नॉर्म्स हैं जिनको ईज़ ऑफ किया गया है। इस कदम को आप कैसे देखते हैं, और ओवरऑल एफपीआईज को सर भारत आने में ये जो वापसी है उनकी या फिर दोबारा निवेश उनका बढ़ता हुआ दिखे, उसके लिए कौन सा ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जिसका वो वेट कर रहे हैं? क्या इससे बन जाएगा सर, या फिर कुछ और चीज़ है जो कि वो देखना चाहते हैं? देखिए, ये जो मेरे हिसाब से सेबी जो कर रही है, आई थिंक दे जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट सम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसे आपने जैसे आपने कहा था। बट जो एफपीआई इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए इंडिया अट्रैक्टिव मार्केट तो है ही, मगर इनके जो दृष्टिकोण होते हैं वो काफी, वो दुनिया भर के मार्केट से तुलता है इंडिया। तो कभी कभी वो देखते हैं कि इंडिया मार्केट अट्रैक्टिव है कि कोई और मार्केट अट्रैक्टिव है। सो अभी ये जो हम सेलिंग देख रहे हैं इंडिया में भी, हम्म। जैसे इंडिया तो अट्रैक्टिव मार्केट है ही, लेकिन सेलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि उनको एफपीआई को लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा पैसा मुझे कहीं और मिल सकता है। तो आई थिंक उनका जो डिटर्मिनेशन, उनका जो डिमांड होता है, दैट्स डिपेंड ऑन वेरिएबल सो मेनी अदर फैक्टर्स ग्लोबली, विच जो डिसाइड करता है कि यहाँ पे वो डालें कि यहाँ से सेल करें। हालांकि ये जो सेबी के रेगुलेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ईज करने से उनका जो काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेशंस, वो ईज करने से वो बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक it will help expand the universe of the FPI investors in India. So I think that's a very positive step again from SEBI. ठीक है, तो एफपीआई का यूनिवर्स बढ़ाने में या फिर उनका निवेश वापस लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। हालांकि जो बिकवाली है वो इसलिए है क्योंकि जो बाकी दूसरे विकल्प हैं एफपीआई के पास वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं फिलहाल के लिए। तो अगर भारत आ सकते हैं वो किसी दूसरे देश से, तो दूसरे अन्य देशों में भी जा सकते हैं, बीट एशिया या फिर कोई और कॉन्टिनेंट हो। तो जब तक हमारे मार्केट से अट्रैक्टिव नहीं हो जाते तब तक हो सकता है कि एफपीएस की वापसी ना हो। हालांकि ये फैसला थोड़ा मददगार जरूर साबित हो सकता है। सर, एक जो फैसला बड़ा था इस पूरे बैठक में जिसकी बातचीत पहले भी हो रही थी, वो है वीकली एक्सपायरी से जुड़ा हुआ। इनफैक्ट एक नंबर भी आया है, क्योंकि ये जो एफएनओ एज अ होल ही देखा जाए, नंबर्स हमेशा आते हैं एफपीएस की ओर से। हर साल एक स्टडी आती है फाइनेंशियल ईयर के एंड पर कि कितना रिटेल इन्वेस्टर्स लूज करें, कितनी तादाद में, 90% से ज़्यादा लोग तो इसमें लॉस ही करते हैं। तो वीकली एक्सपायरीज की जो ड्यूरेशन है उसको कर्टेल करने की यहाँ पे बातचीत हो सकती थी, फैसला हो सकता था। हालांकि केवल ये बोलकर ही छोड़ दिया गया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन पेपर लाया जाएगा। तो इसके ऊपर रिजॉइस करें कि फैसला अभी नहीं आया, या फिर ये मान के चलें कि जो कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन पेपर आएगा तो फिर ये बीएसई हुआ, एंजल वन हुआ, या फिर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने भी प्लेज हैं उनके लिए दिक्कत आने वाली है, खड़ी है सामने। ये तो संदीप जी, आई थिंक ये तो जब सेबी कंसल्टेशन पेपर आएगा तो उसमें अंदर क्या आता है उसको आई थिंक वी विल हैव टू सी क्या उसमें होता है, एंड देन वी कैन मे बी हैव ए डिस्कशन। बट एज फार एज आई एम मैं तो द वे आई थिंक अबाउट सेबी इज, दे वो जो भी वो करते हैं आई थिंक वो बहुत सोच समझ के करते हैं, एंड दे थिंक अबाउट द मार्केट इंटरेस्ट, ओवरऑल इकोसिस्टम इंटरेस्ट, और फिर वो अपना डिसीजन लेते हैं। सो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द कंसल्टेशन पेपर एंड देन अच्छा, आई मैंने थिंक। आपसे ना ये सवाल क्यों पूछा था सर, इसका रीज़न ये था, वो बीएससी का स्टॉक मैंने देखा था रिएक्ट करते हुए 2% ऊपर था। डिस्पाइट ये जो बातचीत हुई है सेबी चेयरमैन की ओर से, उसके बावजूद स्टॉक 2% ऊपर है। तो शॉर्ट टर्म में ये फैसला नहीं आया, स्टॉक इसलिए रिजॉइस कर रहा है, लेकिन दिक्कत तो इनके सामने खड़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि जो वीकली एक्सपायरीज हैं उनको खत्म करने की कोशिश सेबी की ओर से चल रही है। आई एम नॉट सेइंग कि ये हो गया है, औपचारिक नहीं है, लेकिन हाँ, बाजार में इस चीज़ को लेकर सुगबुगाहट जरूर है। सर मैं स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट्स नहीं करता सर, चलिए संदीप जी। ठीक है, नो वरी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स को लेकर सर ये जो एग्जिट लोड कम करने की बात की गई है, 5% से घटाकर 3% किया गया, जाहिर सी बात है निवेशकों के लिए अच्छी बात है। इमरजेंसी किसी की लाइफ में कभी भी आ सकती है, तो इफ एट ऑल अगर आपको समय से पहले या फिर जो तय समय सीमा है उससे पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपके ऊपर जो एग्जिट लोड लगता था 5% का, उसको घटाकर 3% किया गया। ये वाला फैसला सर ओवरऑल इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए और मार्केट के परस्पेक्टिव से आप कैसे देखते हैं? ये जो है ना, ये जो मूव है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूव बिकॉज एक तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टर्स के लिए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा।
कि लिक्विडिटी जब चाहे मिल जाएगी, बट दिस कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। मतलब ये जो इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का जो तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, हम्म। वो थोड़ा उसमें थोड़ा बदलाव ला सकता है। क्योंकि अगर 3% लोड, एग्जिट लोड है, तो उनको वो कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा मिल रही है। अ, तो जहां से लिक्विडिटी ज्यादा है तो उनका जो कॉस्ट ऑफ एग्जिट है वो कम होगा, तो वो झेल पाएंगे ये 3% एग्जिट लोड जो कम हो गया है। तो आई थिंक इसका मतलब ये होगा कि जो कंपनीज लिक्विड ज्यादा हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड से डिमांड ज्यादा आ सकता है, ऐसे ही मेरा इनिशियल अनुमान है। आई थिंक विल सी हाउ द ट्रेंड्स गो, बट दिस दिस कुड डेफिनेटली फ्रॉम अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव ये तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मूव है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो ज़्यादा लिक्विड कंपनीज हैं उनमें निवेश बढ़ सकता है निवेशकों की ओर से। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। हाँ ओके जी। ओके। सर कुछ और फैसलों की बात करें तो उसमें हमने देखा है कि एक तो ये जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनका एलोकेशन उसको लेकर भी कुछ ट्वीक्स किए गए हैं, प्लस जो नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनकी मात्रा को भी आईपीओ में बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेकर सर जो टर्नओवर है उससे लिंक करके जो नए नियम हैं वो सेबी की ओर से अप्रूव किए गए हैं। इन सब फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से डोमेस्टिक कैपिटल जो है इंडिया में काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट इन लोगों का काफ़ी बढ़ रहा है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। एंड जो हमने देखा है कि पहले जो आईपीओ होते थे वो सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा होते थे। वो लोग ये इन्वेस्टर्स डालते थे तो आईपीओ होते थे, वरना नहीं होते थे। और अभी जो हो गया है, इन फॉरेन इन्वेस्टर्स के बावजूद आए कि ना आए, बट अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो वो आईपीओ हो जाते हैं। तो ये जाहिर है कि बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स द आईपीओज आर हैपनिंग। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी क्रिएट एलोकेशन विच इज मोर बेनिफिशियल फॉर देम। मतलब सो आई थिंक दैट इज a step which SEBI is taking more from a practical perspective, that how do we allocate more to domestic investors. So these are very welcome moves again from the regulator. ओवरऑल सर इस बैठक में आप जिस एक्सपेक्टेशन से आपने एंटर किया था, क्या वो सारी एक्सपेक्टेशंस मीट हुई हैं? एंड द काइंड ऑफ स्टेप्स या फिर जिस तरह के रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं नए चेयरमैन की ओर से, उसको आप ओवरऑल इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से या फिर मार्केट के पर्सपेक्टिव से कैसे देख रहे हैं? Very positive, extremely positive. तो लॉन्गर टर्म में बाजार के लिए पॉजिटिव है ये सब जो मूव्स आ रहे हैं? आई थिंक सेबी जो कर रही है, वो जो ट्वीक्स कर रही है, वो आई थिंक इट इज गुड फ्रॉम अ मार्केट एनेबलिंग स्टैंड पॉइंट। मार्केट को जो लॉन्ग टर्म में चलाता है, दीज आर द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ड्राइवर्स, द कंजम्पशन थीम्स, द जीडीपी ग्रोथ, फिस्कल डेफिसिट। आई थिंक ये सारे जो पैरामीटर्स हैं दैट ड्राइव्स द मार्केट इन द लॉन्गर टर्म। एंड दीज आर, ये जो सेबी के जो चेंजेस हैं, दीज आर जस्ट एनेबलर्स, जो बोलते हैं ना, निमित्त होते हैं जो हेल्प करते हैं मार्केट इन्वेस्टर्स और इकोसिस्टम को आसानी से इन्वेस्ट करना, आसानी से ट्रांजैक्शंस करवाना। आई थिंक उसके लिए हेल्प करता है। बट अगर आप मुझे पूछें कि इसके वजह से मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरे हिसाब से तो मार्केट अच्छी या खराब इसलिए होती है कि या तो कंपनीज अच्छी कर रही हैं या तो इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, and the overall sentiment is positive. So I think these are the other things which matter the market more, and these are just SEBI moves are more enablers in the positive direction. ठीक है सर, आप स्टॉक स्पेसिफिक तो कह रहे हैं कि बातचीत नहीं करेंगे। जस्ट लास्ट वन क्वेश्चन, जो कि आप मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इस साल के एंड तक यानी कि 2025 के एंड तक या फिर FY 26 के एंड तक मार्केट वेयर डू यू सी निफ्टी हेडिंग टुवर्ड्स? No comments on the market direction as well, Sandeep. चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए।